नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 16 है और इस पार्ट नंबर 16 में हम लोग तट रेखा यानी सीमा रेखा, जलीय सीमा रेखा की बात करेंगे। जितने भी लैंड हैं हमारे इंडिया के जो जल से सटे हुए हैं उनकी बात करेंगे और उनमें देखेंगे कि सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है और कितना एरिया हमारा जल मग्न है या जल से घिरा हुआ है। तो इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। उसके साथ में आधार रेखा, क्षेत्रीय सागर, विशिष्ट आर्थिक मंडल क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इनका भी स्टडी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे कि वही नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी में, यूपीपीएससी, आरओ या बीपीएससी में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगर भारत के तट रेखा की बात करें, तट रेखा की, तो देखिए तट रेखा टोटल किलोमीटर ये 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है। यह टोटल तट रेखा है। लेकिन अगर इसी में हम बात करते हैं कि मेजर लैंड फॉर्म की, यानी कि मुख्य भूमि की बात करते हैं, तो मुख्य भूमि की अलग है। और अगर इसकी बात करते हैं जो हमारा लैंड फीचर है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या लक्षद्वीप है, इसको भी अगर शामिल करते हैं तब यह टोटल सीमा रेखा की बात हो रही है। यहाँ पर जितनी भी तट रेखा है टोटल लंबाई ये है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं तो वो अलग है। अभी थोड़ी देर में उसको भी समझते हैं कि वो कितनी है और कैसे मतलब इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए सबसे अगर आप बात करेंगे कि मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि मेनलैंड आपका यहां से गुजरात से शुरू होगा और गुजरात से मेनलैंड यह मुख्य भूमि का भाग और बंगाल तक आएगा, यानी पश्चिमी बंगाल तक। इस दौरान आपके लगभग 66 जिले और 13 राज्य इसको कवर करेगा। ये 13 राज्य में से 9 राज्य, 9 स्टेट प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश। चार केंद्र शासित प्रदेश यह सीमा रेखा से लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी अगर सीमा रेखा की बात करें तो यह गुजरात की सीमा रेखा है। यह गुजरात की है जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है, सबसे बड़ी सीमा रेखा। उसके बाद दूसरे नंबर की सीमा रेखा कौन सी है? यह है आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सीमा रेखा, जो 973 किलोमीटर की है। और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आ जाता है। और तमिलनाडु का एरिया यह देख रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर यहां तक है और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र यहां तक है। तो ये रहा सीमा रेखा का कौन सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी है। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बना दिया कि केंद्र शासित प्रदेशों में बताइए सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसलिए इसकी तटीय सीमा रेखा ज्यादा है कि जिससे जो है इसके चारों तरफ वाटर बॉडी है, इसके कारण इसका जो तट रेखा है वह सबसे ज्यादा है। अब अगर तट रेखा इसकी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका यह खूब दूर तक फैला है, तो यह एरिया भी खूब ज्यादा कवर करेगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया जाए सबसे छोटा तट रेखा साझा करने वाला देश राज्य कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी 30.6 किलोमीटर की सीमा रेखा जो है साझा करता है। तो ये हमारा ओवरव्यू रहा कि कौन सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है, कौन सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है। अगर राज्यों की बात करें कि राज्यों में कौन सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है, तो वह गोवा है। 118 किलोमीटर सबसे कम जो है सीमा साझा करता है। अब मेनलैंड की अगर बात करते हैं कि मेनलैंड यह कितने किलोमीटर का है, यह कितना किलोमीटर है, तो 5,422 किलोमीटर, 5,422.6 किलोमीटर।
और जो अगर मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों को अगर कवर कर लें इसमें, तो 2094 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। यह डिस्टेंस आपका कवर होता है, ओवरऑल टोटल डिस्टेंस है। अब इसमें कुछ और फैक्ट हैं जिसको हम देखेंगे कि यह सीमा रेखाएं कैसे तय करेंगे कि हमारा ये समुद्र यहां तक हम यहां वर्क कर सकते हैं, यहां तक हम माइनिंग कर सकते हैं, या यहां से हम तेल शोधन कारखाने जो है स्थापित किए गए हैं, जो है समुद्र का दोहन कर सकते हैं। तो ये सब ओवरऑल देखते हैं। और समुद्र की सीमा रेखा कैसे हम तय कर सकते हैं कि समुद्र की ही सीमा रेखा है। यह हमारी मुख्य भूमि है, यह मेन लैंड है, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि। यह आपकी मुख्य भूमि है, मेन लैंड। मेन लैंड, प्रत्येक देश का मेन लैंड कटा छटा है, और मेन लैंड कटा छटा होने के कारण इसके अंदर जो जल भराव हो जाता है, तो यह जो जल है यह इसको बोलते हैं आंतरिक जल। लेकिन अगर हम सीमा रेखा बनाएंगे तो क्या टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे? इस तरह से सीमा रेखा नहीं बनती। जो अग्रभाग होता है वहां से एक काल्पनिक रेखा ड्रा करते हैं, जिसको आप बेस लाइन मानते हैं, और बेस लाइन से अंदर की तरफ जो कटे छटे भाग में जो भी जल भरा रहता है उसको बोलते हैं आंतरिक जल, यानी इंटरनल वाटर। और यह सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश की जलीय सीमा को केवल 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। 3 भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक यह एक रेखा, काल्पनिक रेखा ड्रा किया गया है। इस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। इसको प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। इसको जल सीमा कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा। यह प्रादेशिक जल सीमा है। इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर, यानी टेरिटोरियल सी। इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। इसका उपयोग भारत किसी भी प्रकार से कर सकता है। अब उसके बाद अगर यहां से दूरी मापते हैं, यहां से आगे 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक और आगे की तरफ जाते हैं, तो यह एक सीमा रेखा है। इस क्षेत्र को, यह पूरे क्षेत्र को आप कहते हैं संलग्न क्षेत्र, यानी समीपस्थ मंडल। संलग्न क्षेत्र, समीपस्थ मंडल, इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन। इस कॉन्टिग्यूअस जोन में आप आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक होता है। ये 24 नॉटिकल माइल, क्योंकि आधार रेखा से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 24 नॉटिकल माइल तक इस क्षेत्र में भारत साफ सफाई और सीमा शुल्क की वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो है जितना भी वित्तीय अधिकार है वह प्राप्त है। अगर इस कोई भी जहाज आता है, इस क्षेत्र में चला जाता है, इस क्षेत्र में आ जाता है, इन कर देता है, तो भारत द्वारा जितने भी टैक्स होते हैं, जितने भी नियम कायदे कानून है, उस पर लागू हो जाते हैं। साफ सफाई का पूरा जवाबदार भारत है। वह किसी प्रकार से वो उसकी साफ सफाई कर सकता है, और उसका साफ सफाई करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की है, और वित्तीय वसूली भी कर सकता है। अब उसके बाद आता है अनन्य आर्थिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। इस जोन में भारत कोई अनुसंधान कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है और नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। इसमें विदोहन की छूट है। विदोहन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अगर यहां से पेट्रोलियम आपको निकालना है तो आप पेट्रोलियम इसको निकाल सकते हैं। अगर यहां भी कोई ऐसा लैंड आपको खनिज पदार्थ मिल रहा है तो आप यहां से उसको निकाल सकते हैं। यह जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कोई केंद्र बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यह अनन्य आर्थिक जोन, यह भारत या सभी देशों का जो अनन्य आर्थिक जोन है वह उसी के देश के अंतर्गत आता है। उसमें वह सभी गतिविधियों को जो है जारी रख सकता है।
अगर इसकी जो दूरी बताएं कि या डिस्टेंस कितना होगा, तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक, कितना, 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक ये इसका डिस्टेंस होगा, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक। इसको उसके बाद का जो ये क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र जो उसके बाद वाला, उसको बाह्य सागर तथा उच्च सागर बोलते हैं, उच्च सागर, उच्च सागर। इसमें प्रत्येक देश का समान अधिकार होता है, यह पूर्णतः स्वतंत्र होता है, सभी देशों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए इसमें समान अधिकार होता है। तो यह रहा इसका क्लासिफिकेशन, इतना सही। सबसे पहले मेन भूमि, उसके बाद आधार रेखा, आधार रेखा के बाद आपका क्षेत्रीय सागर आता है 12 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक समीपस्थ मंडल आता है, कॉन्टिग्यूअस जोन होता है, जिसकी साफ सफाई देखरेख का जवाबदार सीमा शुल्क तथा वसूली भारत कर सकता है। उसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक आता है आर्थिक अनन्य जोन, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान तथा वह कोई माइंस है या अंदर मिनरल्स है उसका दोहन कर सकता है। उसके बाद का जितना भी क्षेत्र आता है उच्च सागर का आता है, उच्च सागर में प्रत्येक राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। अब ये तो रहा इसका जो समुद्री सीमा रेखा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, तो वह तट है चेन्नई। चेन्नई से औसत समुद्र तल की ऊंचाई जो है वो मापी जाती है, वो है आपका चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें चेन्नई से मापा जाता है समुद्र तल की औसत ऊंचाई। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो प्रादेशिक जो जल है वह आपका टेरिटोरियल वाटर है, वह आपका 12 समुद्री मील तक है, 12 समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक है। 24 समुद्री मील तक कॉन्टिग्यूअस जोन है, यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन, एक कॉन्टिग्यूअस जोन है इसका। इसमें क्या कर सकता है, इसमें सीमा शुल्क लगा सकता है, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, साफ सफाई आदि करने का ये भारत जवाबदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, और जो कि इसमें ऑप्शन नंबर डी इसके समीपस्थ है, तो इसको करेंगे 7500 किलोमीटर। ये झारखंड पीएससी 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 7516.6 किलोमीटर है, टोटल तटरेखा की बात करता है, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, और जो आयोग ने इस ऑप्शन को हटा दिया था कि मतलब इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो जनरल मार्किंग कर दिया था। तो ये 39 बीपीएससी प्री 1994 का पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत के निम्न राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप जानते हैं कि गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आंध्रा, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु ये तीसरे नंबर पे आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है, सबसे लंबा है, तो ये गुजरात, और गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ये देख रहे हैं आप, एमपी पीएससी, उत्तराखंड पीएससी और उत्तराखंड पीएससी फिर 2006 में ही प्री और मेंस दोनों में पूछ लिया गया, यूपी यूडीए एलडीए में, यूपी पीसीएस 2007 में भी पूछ लिया गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो यह है गुजरात, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है।
अगर गुजरात के बात करें कि कितना है तो 1214.7 किलोमीटर इसका जो तटरेखा की लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भारत के कितने ऐसे राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तट रेखा से? तो 9 राज्य हैं, टोटल 13 राज्य हैं, 13 में से 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपके लगे हुए हैं। टोटल 13 है और जिसमें से 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रत्नाकर नाम का सूचक है। रत्नाकर प्राचीन भूगोल, जो प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों में वर्णन मिलता है वह हिंद महासागर का मिलता है। हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। IAS प्री 1994 का एक क्वेश्चन था। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। देखिए तटीय अपर्दन तो लहरों से भी होता है, धाराओं से होता है, सुनामी से होता है, ज्वार भाटा से होता है, होने को तो चारों से होता है, लेकिन सर्वाधिक बात किया है। अब सर्वाधिक अगर बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा होता है आपका लहरों से, क्योंकि लहरों की बात करेंगे तो ये सतत है। ये क्या है? सतत है। यह हमेशा लहरें चलती रहती है, धाराएं कभी चली नहीं, ज्वार भाटा कभी आता है नहीं आता है, लेकिन लहरें हमेशा कंटिन्यू रहती हैं और ये सतत कटाव करती हैं। कटाव करती हैं तो तटीय अपर्दन सबसे ज्यादा होता है इसी से। सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होता है? लहरों से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सुनामी कभी कभी आती है तो ज्यादा तबाही मचाती है, तो लोगों का ध्यान आकर्षण उसी तरफ होता है, लेकिन सुनामी एक बार दो बार आती है, रोज नहीं आती है, या महीने या साल भर में नहीं आती है। तो इससे कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी दिमाग में बैठ जाता है कि सुनामी से हो सकता है आए, क्योंकि ये काफी ज्यादा तबाही मचाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लहरों से सबसे ज्यादा कटाव होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट। अगर पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात करें तो दादर और नगर हवेली की बात करें। पहले एक आप ये मैप ड्रा कर लेते हैं। तट रेखा की चलिए, ये आपका यहां तक गुजरात से लेकर बंगाल तक, ये गुजरात, ये पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल तक सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, और उसके बाद दूसरे नंबर की तटरेखा आंध्र प्रदेश की, फिर तीसरे नंबर की तमिलनाडु की। 3 राज्य हैं जिनकी तटरेखा सबसे लंबी लंबी है। अब सबसे पहले देखते हैं कि घाट, इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया, ये पश्चिमी घाट है, यहां से ये पश्चिमी घाट है और इधर ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट कहां से? गुजरात से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी, गुजरात से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट है, और बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट है। अब पश्चिमी घाट में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पश्चिमी घाट को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे इसको 3 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। यहां पर है गोवा, यहां पर है गोवा, गोवा है। अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर वाले तट को महाराष्ट्र से गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा तक यह कोंकण तट है, कोंकण तट, कोंकण तट है। महाराष्ट्र से गोवा तक जो है कोंकण तट है। अब मध्य भाग की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक का जो पार्ट है ये वाला, एक कनारा, कनारा तट है, कनारा तट, इसको कनारा तट बोलते हैं। और कनारा तट जो है, आप कहेंगे कि दक्षिण का भाग जो है कर्नाटक से अगर बात करें, जो यहां से कर्नाटक से
दक्षिण और अगर भाग जाते हैं यानी कि नीचे की तरफ, तो यहां कन्याकुमारी तक, तो इसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कोकर तट, गोवा से लेकर कर्नाटक तक कनाडा तक, और फिर कर्नाटक से लेकर आपका कन्याकुमारी तक, ये मालाबार तट जो है इसके नाम से जाना जाता है। 3 पार्टों में इसका डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। इसको टोटल को बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। अब अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट को कहा जाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल। कोरोमंडल का विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीपीय तथा दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश से फाल्स डीवी बिंदु यानी कि जो कृष्णा नदी का डेल्टा है उस तक है, और ये इसको बोलते हैं आपका कोरोमंडल तट। यहां से ए वाला हिस्सा एक कोरोमंडल तट। कोरोमंडल। कोरोमंडल। कोरोमंडल तट। और ये आपका उत्कल। उत्कल। यह आपका उत्कल तट है। उत्कल तट है, और इसको आप टोटल को कहते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। ये आपका पूर्वी घाट है। और इसमें जो बंदरगाहों की बात करें अगर, तो पश्चिमी घाट पर आपका यहां पर मुंबई, कांडला गुजरात, मुर्मू यहां पर मुर्मगांव गोवा में है, पड़ता है मुर्मगांव। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में एक और तट पड़ता है जिसको बोलते हैं वो जो है बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू। और जंजीरा। जंजीरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यहीं पड़ता है जंजीरा। 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 जंजीरा बंदरगाह है। बंदरगाह। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, महाराष्ट्र में पड़ता है ये जंजीरा बंदरगाह, और ये ज्यादा सुर्खियों में रहता है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। इडुकी। यहां पर इडुकी है, यहां पर कर्नाटक में। कर्नाटक में इडुकी है। इडुकी। इडुकी कर्नाटक का एक जो है बंदरगाह है, पोर्ट है। और केरला है कोचीन में। कोचीन यहां पर केरला कोचीन, जिसको कोंची कोंची बोलते हैं, लेकिन कोचीन कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। यह कोचीन है जो केरला में है। केरल। केरल में है यह स्थित। और न्यू मैंगलोर कर्नाटक में न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। तो ये बंदरगाह आपके हैं। अब पूर्वी तट की अगर बात करें तो पूर्वी तट पे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में यहां पर हल्दिया बंदरगाह है। पारादीप यहां पर उड़ीसा, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। और एल्लोर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है आपका, यहां पर तमिलनाडु में एल्लोर है। तो ये सब बंदरगाह है। तूतीकोरन भी तमिलनाडु में है। तूतीकोरन तमिलनाडु में है। तो ये बंदरगाह जो फेमस है जो पूर्वी तट के। अब आइए, इस जब तटों की आपने देख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद उसी से क्लासिफाई करेंगे। देखिए, भारत में पश्चिमी तट पर निम्नलिखित शहरों का जो विचार करिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो यहां से उत्तर है, यहां पर यह है दक्षिण। अब आपको क्लासिफाई करना है जंजीरा, कुन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। देखिए, जंजीरा यहां पर है महाराष्ट्र में। जंजीरा। जंजीरा महाराष्ट्र। जंजीरा महाराष्ट्र में है। और नागरकोइल आपका यहां पर है एकदम कन्याकुमारी के पास। नागरकोइल। नागरकोइल कन्याकुमारी के पास में। जंजीरा सबसे ऊपर है, तो एक नंबर में एक नंबर ए, तो बी ऑप्शन एकदम काम खत्म। और सबसे यानी कि सबसे लास्ट में नागरकोइल है, तो नागरकोइल यानी कि तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर इसमें है, 1 और 3 ए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा नहीं, दोनों चीजें डी और सी हो सकता है क्योंकि इस ऑप्शन में भी है, तो यह एक ऑप्शन, तो काम खत्म। अब आता है कुन्नूर। कुन्नूर। कुन्नूर जो है आपका ये केरल में पड़ता है। कुन्नूर
केरल में पड़ता है। और इससे पहले जो महाराष्ट्र में एक और है जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, ये आपका सिंधुदुर्ग, यहां पर है सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग। और यहां पर आपका पड़ जाता है कन्नूर, कन्नूर। तो पहले जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, फिर कन्नूर, फिर आपका नागरकोइल आता है। तो 1, 4 और नहीं, पहले पे एक आया, फिर उसके बाद सिंधुदुर्ग 4 आ गया, फिर आपका आएगा कन्नूर 2, फिर आपका आएगा 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 1 4 2 3, ये आपका सीक्वेंस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यह अनूठा नगर, इसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़कें और उजाड़ तटाग्र सब मिलाकर अद्भुत अद्भुत रत्न बन जाते हैं। यह उक्ति का वर्णन किस स्थान के लिए किया गया है? तो यह उक्ति का वर्णन किया गया है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक स्थान है तरंगम वाड़ी, तरंगम वाड़ी, तरंगम वाड़ी, एक स्थान है तरंगम वाड़ी, जहां पर आपका ये नया जेरूसलम भी है, अनूठा नगर दुर्ग भी है, वहां सुंदर गिरजाघर भी है। यहां पर जो डेनमार्क वासी थे वो सबसे पहले 1620 ईस्वी में यहां पर आए, 1620 ईस्वी में आए यहां पर। और इन्होंने डेनमार्क वालों ने, डेनमार्क के वासियों ने 1845 ईस्वी में अंग्रेजों को यह अपनी कॉलोनीज बेच दी इन्होंने, और बेचकर फिर यहां से चले गए। तो ये थे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन? तरंगमवाड़ी, तरंगमवाड़ी नामक स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि जो है एक मानचित्र है, मानचित्र में आपको यह एरिया बताना है, यह कौन सा एरिया है, क्या है इसका, कौन सा टाइप से जल है। तो भारतीय तटरेखा में ये भाग घोषित करता है, क्या करता है? समुद्री जल प्रदूषण के लिए नहीं है, लवणता के लिए, लवणता मान रेखा के लिए नहीं है, वे क्षेत्र जिनमें संप्रभुता का विस्तार है नहीं, अंतरजातीय जल उच्चतम रेखा है, जो अंतरजातीय जल है यह इंटरनल वाटर है, तो अंतरजातीय जल है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, अंतरजातीय जल। क्योंकि जो कटे छटे तट से ये जो रेखा खींची जाती है, आधार रेखा, यह जल जो होता है वह इंटरनल वाटर कहलाता है, अंतरजातीय जल बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतवर्ष ने निम्न शहरों पर विचार करें, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें कि इनमें कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो पश्चिमी तट पे देखिए, पश्चिमी तट पर जो अवस्थित होने की अगर बात कर रहा है तो इसमें ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन नंबर 1 ये जंजीरा आपका पश्चिमी तट पे अवस्थित है। आपका उडुपी, उडुपी भी आपका कर्नाटक में है, यह भी आपका पश्चिमी तट पे है। अरिविलो तमिलनाडु तथा पुडुचेरी की सीमा पर है, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी की सीमा पर है, तो यह तो पूर्वी घाट उस पे आ जाता है। और फिर तुतीकोरन, यह भी पूर्वी घाट पे आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों करेक्ट है, जंजीरा और उडुपी कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक, और ये आपका पड़ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको 2 सूचियां दी गई है, एक सागर पुलिन है, दूसरा स्टेट है, राज्य है। आपको ये बताना है कि कौन सा सागर पुलिन किससे ये संबंधित है
और इस कोड को आपको फिलअप करना है। तो देखिए पहली बात कर रहा है दीघा। दीघा पहले आप जानिए कि वह जगह है कहां पर और उसके बाद मिला लेंगे। दीघा पश्चिमी बंगाल में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए का दूसरा सही है। दीघा पश्चिमी बंगाल में। गोपालपुर की बात करते हैं तो गोपालपुर है उड़ीसा में, गोपालपुर उड़ीसा में है। अब फिर कलांगुट की बात करते हैं तो ये हो गोवा में, कलांगुट गोवा में है। और मरीना बीच जो है आपका तमिलनाडु में है। तो इसको मिला लेते हैं, एक में दूसरा, एक में दूसरा, तो ये दो ऑप्शन तो एकदम काम खत्म। गोपालपुर उड़ीसा में है, तो यानी कि दूसरे में बी में तीसरा है, बी में तीसरा एक ही ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, यह भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ये आंध्र प्रदेश से कहां तक है? केप कमोरिन तक है। कहां पर? केप कमोरिन तक, यानी केप कमोरिन नीचे एकदम कन्याकुमारी तक, जिसको कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, तमिलनाडु का जो समुद्री तट है वह कहलाता है आपका कोरोमंडल। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है आपका कोरोमंडल। अच्छा, एक यह तमिलनाडु का समुद्री तट है, यहां आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। यह भाग आपका कोरोमंडल और इधर का ये भाग आपका आता है उत्कल। उत्कल मंडल या उत्कल तट कह सकते हैं, उत्कल तट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा से केप कमोरिन तक है? तो कृष्णा डेल्टा से केप कमोरिन तक आपका कोरोमंडल है। कौन सा है? कोरोमंडल। केप कमोरिन तक कोरोमंडल है। किधर का है ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट का ये कोरोमंडल क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? आपको उसको कहते हैं कोंकण। कोंकण। देखिए यह आपका है, यहां तक एक कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। यहां ए है गोवा, गोवा, यहां तक आपका बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट कौन सा तट है? कोंकण तट। और उसके बाद यहां पर कनारा, और यहां से लेकर कन्याकुमारी तक इसको बोलते हैं आपका मालाबार, मालाबार तट। तो आपका ये है ऊपर कोंकण तट। चलिए अब ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वाला जो है हम लोग द्वीप समूह के बारे में देखेंगे कि द्वीप समूह क्या है, कितने हैं, और उनके बारे में स्टडी करेंगे।